हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब जंक्शन बाय रमील सर में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग इतिहास की शुरुआत किए थे और इतिहास का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इतिहास का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपका कंपटीशन की संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी। इसके साथ साथ इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे एक आध दो दिन में कि लाइव आने का, और लाइव में आपको टॉपिक बता दिया जाएगा और उसी पर आपको लगातार 100-150 क्वेश्चन लाइव में पूछा जाएगा, जिसका क्वेश्चन भी रहेगा और साथ में ऑप्शन भी रहेगा। आपको कमेंट में सिर्फ ऑप्शन ही टाइप करना है, ताकि इससे क्या होगा, ताकि इससे यह होगा कि जो चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं, जितना चीज़ पढ़े हुए सारा चीज़ दम दिमाग से घूमते रहे, दम मतलब कि दम नज़र आना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप लोग सिलेबस पढ़ लेते हैं, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, उस क्वेश्चन को सुनिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आपका संपूर्ण तैयारी होगा नहीं। और इसमें आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक की क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक ना। जहाँ तक बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, इस सब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हल्का हल्का क्वेश्चन पूछताछ कर दिए जिससे आप लोग खुश हो गए। आपको खुश करना नहीं, आपको नौकरी लेना है, जिस हालत में हो, लेकिन आपको नौकरी लेना है तो लेना है। तो 1 से 2 दिन में हम रात में टाइम बता देंगे, लाइव आने का प्रयास करेंगे और टॉपिक बता दिया जाएगा। जैसे बायो है तो बायो का टिश्यू से होगा, बायो का सेल से होगा क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र से होगा, ब्लड से होगा, कनेक्टिव टिश्यू से होगा, यानी कि सब चीज़ बता दीजिएगा। इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा जाएगा, ठीक ना। फिर भूगोल में आपको नदी से, पर्वत पहाड़ से हो गया, इस सबसे, यानी कि आपको टॉपिक बता दिया जाएगा और उसके साथ साथ क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको सिर्फ क्या करना है, आंसर टाइप करना है। इससे क्या होगा, जो चीज़ पढ़े हुए सारा चीज़ दिमाग में घुसेगा और एक से एक क्वेश्चन आपको हम इस चैनल के माध्यम से आपको पूछताछ में करेंगे। तो आइए इतिहास पार्ट 3 को देखने जा रहे हैं। आप लोग से इतना प्रयास है, आप लोग इतना बस कोशिश कीजिएगा मेरे लिए कि जॉब जंक्शन बाय रमील सर इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, परिवार में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ सके। और इसी चैनल के माध्यम से हम लोग 9th का भी सिलेबस पढ़ेंगे, साइंस का, और 10th का भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 9th 10th का ही सिलेबस में हम लोग कंपटीशन पूछता है, वही सारा चीज़ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, 9th 10th को भी फायदा होगा और साथ में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का भी होगा। तो आइए इतिहास पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का स्रोत में हम लोग सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ रहे थे और बताए थे कि वेद मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की जो रचना हुआ था यह 1500 से 1000 BC में हुआ था। इसका जो रचना हुआ था सिंधु नदी के तट के क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए ऋग्वेद को सप्त सैंधव कहा गया है, जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद फिर हम आपको क्या बताए थे कि उसके बाद 3 वेद और हो गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका जो निर्माण हुआ था गंगा और यमुना नदी के दोआब में हुआ था। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। फिर ये भी बता चुके थे कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों को वेद त्रय में रखा गया है, क्योंकि इसमें आर्य की चर्चा है, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रय में रखा गया नहीं है, क्योंकि इसमें आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा। बहुत सारा चीज़ पढ़े थे, वेद में कितने सूक्त मंडल, सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। आइए, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि वेद को पढ़ना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वेद तो पहला बात की पद में है, अब पद में भी क्या है, संस्कृत भाषा में, यानी कविता में, लेकिन संस्कृत भाषा में। तो वेद को आसान तरीका से पढ़ने के लिए उसके लिए बहुत सारा उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। आइए, तो सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को पढ़ने के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया, तो क्या बोलेंगे, कौशतकीय और एतरे। कौशतकीय और एतरे, यह प्रश्न पूछेगा आपको कि कौशतकीय और एतरे यह जो ब्राह्मण ग्रंथ है किस वेद का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऋग्वेद का। किसका बोलेंगे, ऋग्वेद का। फिर ऋग्वेद का उपवेद क्या नाम है, तो आयुर्वेद। क्या नाम है, आयुर्वेद। अभी प्रश्न हजारों बार पूछेगा यह कि आयुर्वेद किस वेद की उपवेद है, तो क्या बोलेंगे, ऋग्वेद। किसका है, ऋग्वेद। तो याद रखिएगा, तो ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है, आयुर्वेद। अब इसका जो पाठकर्ता है, जो पढ़ने वाले, जो ज्ञानी है, वह कौन कौन है,
इनके पाठकर्ता को कहा गया होत्री और प्रजापति। होत्री और प्रजापति। ये भी प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद के जो पाठकर्ता है, पढ़ने वाले हैं, जो ज्ञानी है, उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें होत्री और प्रजापति। कौन थे? होत्री और प्रजापति थे। आइए, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है तैतरेय और शतपथ। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ चुका है। यही कहेगा कि तैतरेय और शतपथ यह जो ब्राह्मण ग्रंथ है किस वेद के हैं? तो यजुर्वेद। क्या बोलेंगे हम लोग? यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपनिषद है उसका नाम है धनुर्वेद। क्या नाम है? धनुर्वेद। और यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो पाठकर्ता है उनको क्या कहा गया? अधर्यु या विश्वामित्र। अधर्यु या विश्वामित्र। और पहले याद कीजिए, पढ़ाए हैं कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। तो इस तरह से एक दूसरे को हम लोग जोड़ते चलेंगे। आइए, अगला बात है सामवेद। तो पहले भी बता चुके हैं कि सामवेद एक ऐसा वेद है जिससे भारतीय संस्कृत का जन्म हुआ है। तो सामवेद का जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पंचविंश और षड्विश। पंचविंश और षड्विश पूछेगा कि पंचविंश और षड्विश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सामवेद का। सामवेद का जो उपवेद है उसे नाम क्या रखा गया? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। ये भी प्रश्न पूछेगा कि गंधर्व वेद यह जो उपवेद है किस वेद का है? सामवेद। या सामवेद का जो उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। इसका जो पाठकर्ता है उद्गाता और नारद। उद्गाता और नारद है। आइए लास्ट देखते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। क्या बोलेंगे? गोपथ। फिर पूछेगा कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो क्या बोलेंगे? शिल्पवेद। क्या बोलेंगे? शिल्पवेद। इसका जो पाठकर्ता है या ज्ञानी है उनका नाम है ब्रह्मा या विश्वकर्मा। ब्रह्मा और विश्वकर्मा। तो हर एक हाल में यह याद होना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है और इतिहास का जो वेद से जो प्रश्न है इन सब से हमेशा आते रहता है। ठीक ना? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौशतकीय और ऐतरेय। उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और शतपथ। उपवेद का नाम धनुर्वेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पंचविंश और षड्विश। उपवेद का नाम गंधर्ववेद। ठीक है ना? और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ और इसका उपवेद कौन है? शिल्पवेद। इसका उपवेद कौन है? शिल्पवेद है। आइएगा, तो हम लोग वेद के बारे में मुख्य रूप से बहुत कुछ पढ़ लिए। फिर आगे वैदिक काल में हम लोग दोबारा इस वेद को पढ़ेंगे। जितना अभी पढ़ लिए ना, इस सारा के सारा वेद को हम लोग वैदिक काल में फिर दोबारा पढ़ेंगे। अब आते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के और स्रोत में आते हैं पुराण के बारे में। किसके बारे में आते हैं? पुराण। तो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि पुराण की संख्या कुल कितना है? तो कुल पुराणों की संख्या कितना है? 18। कितने हैं? 18 है। ठीक ना? उसके बाद पूछेगा कि भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? क्रमबद्ध मतलब एकदम शेड्यूल से, शुरुआत से। ये प्रश्न हजारों बार पूछ चुका है कि भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण कहाँ से मिलता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे पुराण से। कहाँ से बोलेंगे? पुराण से। और पुराण के कुल कितने संख्या हैं? 18। आइएगा, अब आते हैं कि इसकी जो रचना है कब किया गया और कौन किए हैं। आपका जो पुराण है, पुराण के जो रचनाकार है वह रचना आपका लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ये भी प्रश्न पूछा है कि पुराण के रचनाकार कौन है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा। और किस काल में इसका रचना हुआ है? तो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। आगे आपको सब मिलेगा, गुप्त काल, मौर्य काल, सारा का सारा कहानी आपको मिलेगा। बस कुछ कुछ जो नया नाम आ रहा है उसको बर्दाश्त करके सुनते रहिए। आइएगा, तो पुराण के जो रचनाकार हैं वह गुप्त काल में रचना किए हैं। और कौन व्यक्ति हैं? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा। आइएगा, ये भी प्रश्न पूछा है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है? आपका मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। और ये भी पूछा है कि मत्स्य पुराण में, यह जो मत्स्य पुराण है किस वंश की जानकारी देता है? तो सातवाहन वंश की जानकारी देता है। प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है कि सबसे प्राचीन पुराण क्या बोलेंगे? मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलता है? तो सातवाहन वंश की। किस वंश की? सातवाहन वंश की। और भी पुराण है जो देख लेते हैं। आइएगा, एक विष्णु पुराण है जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। फिर वायु पुराण है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। तो इस तरह से हम लोग पुराण को भी देख लिए हैं क्योंकि इस सबसे प्रश्न आपका रहता है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं।
पुराणों की संख्या कुल कितना? 18 है। फिर पूछेगा कि प्राचीन भारत के इतिहास को क्रमबद्ध तरीका से यानी एकदम शुरुआत से जानकारी कौन देता है? तो पुराण देता है। और पुराण के रचनाकार 2 व्यक्ति हैं, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। और यह किस काल में हुआ है? तो क्या बोलेंगे? गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो सबसे प्राचीन पुराण क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे मत्स्य पुराण। और किस वंश की जानकारी देता है? सातवाहन वंश के। उसके बाद आपका विष्णु पुराण है जो मौर्य वंश की जानकारी देता है। उसके बाद वायु पुराण है जो गुप्त वंश की जानकारी देता है। अब आइए इसके बाद और प्राचीन इतिहास को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो और प्राचीन इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए थे घूमने के लिए। जब हमारे भारत में राजा महाराजा की शासन था तो उसमें बहुत सारे विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए घूमने के लिए आए थे और वह भारतीय क्षेत्र को घूमे और उसे सारे बातों को एक पुस्तक में नोट कर दी। यानी कहने का मतलब होगा कि जो भी विदेशी यात्री आए वह भारत के भ्रमण करते करते और भारत की जानकारी को बहुत सारा पुस्तक में लिख दिए हैं। तो आपको यह प्रश्न पूछता है कि कौन सा विदेशी यात्री किसके शासन में आए, किसके शासन काल में आए और वह किस पुस्तक की रचना किए, ठीक ना। तो आइए हम लोग वही देखने जा रहे हैं। ताते विदेशी यात्रियों का विवरण में सबसे पहले पूछता है कि मेगास्थनीज किन के शासन काल में आए? तो मेगास्थनीज जो है मौर्य काल के जब शासन था उसके समय में आए थे। आइएगा तो सबसे पहले कि मेगास्थनीज कहाँ के विद्वान थे? यूनान के। कहाँ के विद्वान थे? यूनान के। और हम लोग पढ़े हुए हैं 10th क्लास में कि सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा इस सब के लिए जो मेन इस सब का जो देन है किस देश का देन है? यूनान का देश है, यूनान का देन है। तो मेगास्थनीज जो हैं यह कहाँ के विद्वान थे? यूनान के। और जब भारत भ्रमण के लिए आए तो किस काल में आए थे? मौर्य काल में। मौर्य काल की जानकारी दिए थे। और कौन सा पुस्तक लिखे थे? इंडिका। कौन सा लिखे थे? इंडिका। यह प्रश्न कई बार प्रश्न पूछ चुका है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, ठीक ना, या फिर आपका जो भी बिहार सचिवालय हो, रेलवे हो, यानी कह सकते हैं कि हर एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है कि इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक लिखे थे किस काल की जानकारी देते हैं? तो मौर्य काल के। किस काल के? मौर्य काल के। आइएगा फाहियान, ये भी बहुत बार पूछा है कि फाहियान जो है किनके शासन काल में आए थे? तो आपका जो फाहियान है सर ये मौर्य काल की जानकारी देता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक ना। एक बार फिर से याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है जो इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे यह मौर्य काल के समय में, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी दी है। और किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका जो मेगास्थनीज है किनके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और किसके इतिहास लिखे थे? तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी दिए थे। आइए फाहियान के बारे में। तो फाहियान कहाँ के विद्वान थे? चीनी विद्वान थे, चीन के थे। इनका पुस्तक का नाम क्या है? फुकोची। फुकुची, फुकुची। यह चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आए थे। अगला जो विद्वान है, ठीक ना, थोड़ा सा फाहियान के बारे में और जान लेते हैं। फाहियान का जो शाब्दिक अर्थ है धर्माचार्य, यानी धर्म का आचार, धर्म का जो आचरण कर, धर्म को जो पालन करते हैं, जो शुरुआत करते हैं उसी को धर्माचार्य कहा जाता है। तो फाहियान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्माचार्य, धर्माचार्य। चलिए तो यहाँ हम लोग सीख लिए कि फाहियान किनके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो क्या बोलेंगे? फुकुची, फुकुची। यह पूछा है सिर्फ कि फाहियान किनके दरबार में आए हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान को शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्माचार्य। आइएगा अब आते हैं ह्वेनसांग। ये भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछ चुका है, ठीक ना, कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की। तो आपका जो ह्वेनसांग है, ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अब आते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत सारा जानकारी हमें अभिलेखों से, शिलालेखों से मिलता है। उसी को न पुरातात्विक स्रोत हम दिए थे। आपका नाम कि भारतीय इतिहास का जानने का 3 स्रोत था। आपका साहित्यिक स्रोत हो गया, फिर हो गया विदेशी यात्री के यात्रा विवरण, तीसरा बोले थे पुरातात्विक स्रोत। तो यह सब पुरातात्विक स्रोत में आएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं अभिलेख के बारे में।
तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछेगा कि अभिलेख का अध्ययन किसमें किया जाता था। क्या बोलेंगे, एपिग्राफी। या एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है, अभिलेख का। अभिलेख मतलब वही चट्टान पर जो चीज लिखा हुआ है उसी को अभिलेख कहा जाता है। तो एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है, अभिलेख का। अब प्रश्न आता है कि अभिलेख का शुरुआत कोई न कोई किया होगा। तो सबसे पहले अभिलेख जारी करने वाला शासक कौन हुए, अशोक हुए। सबसे पहले अभिलेख जारी करने वाला शासक कौन हुए, अशोक हुए। और अशोक का जो अभिलेख है यह 4 भाषा में लिखा गया है। ये भी प्रश्न पूछा है कि अशोक का जो अभिलेख है वह कितने भाषा में लिखा गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 भाषा में। चारों भाषा समझिए, ब्राह्मणी भाषा, खरोष्टी भाषा, ग्रीक भाषा और एक हो गया अरमाइक लिपि। ये क्या हो गया, अरमाइक लिपि। तो अभिषेक के जो शिलालेख है उसे 4 भाषा में लिखा गया है। पहला हो गया ब्राह्मणी भाषा, दूसरा खरोष्टी भाषा, तीसरा ग्रीक भाषा और चौथा कौन हो गया, अरमाइक लिपि। आइएगा, फिर कह रहा है यहाँ आपको बल्ब के प्रकाश से दिखाई नहीं दे रहा, ये लिखा हुआ अशोक। क्या लिखा हुआ, अशोक। तो अशोक के अभिलेख की खोज कौन किए थे, अशोक लिखा हुआ। आपका बल्ब के लाइट से पता नहीं चल रहा होगा। अशोक के अभिलेख की खोज कौन किए थे, तो पादेरी पैंथेलर। पादेरी पैंथेलर। ये भी प्रश्न पूछा है कि अशोक के अभिलेख की खोज कौन किया था, पादेरी पैंथेलर। तो यह जो पादेरी पैंथेलर यह अशोक के अभिलेख का खोज कर दिए थे, लेकिन यह पढ़ पाए थे नहीं। तो फिर नीचे क्या लिखा हुआ, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफल, यानी कि सबसे पहले कौन पढ़े थे, तो जेम्स प्रिंसेप। यह प्रश्न हजारों बार पूछ चुका है कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को कौन पढ़े थे, तो क्या बोलेंगे, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप यह पढ़े थे, लेकिन पहला बार खोजे कौन थे, तो पादेरी पैंथेलर। खोजे थे पादेरी पैंथेलर, लेकिन पढ़ पाए थे नहीं। तो पढ़े कौन, तो क्या बोलेंगे, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। आएगा, अशोक के बहुत सारा अभिलेख से बहुत सारे राजा की जानकारी मिलता है, उससे संबंधित राजघराना के बारे में जानकारी मिलता है। तो हम आते अशोक के जो अभिलेख है उससे संबंधित शासक है, यानी कि उस अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलता है, उस अभिलेख से कौन सा शासक जुड़े हुए हैं। आइए, तो सबसे पहला है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। इसमें आपका कलिंग नरेश खारवेल शासक जुड़े हुए हैं। कलिंग नरेश खारवेल शासक, ये सब आपको मिलेगा कि सब क्या है, ठीक ना। अभी आप बर्दाश्त करके रहिए, इस सब मिलेगा, सारा चीज आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। अभी से सबको स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर आप अच्छा ढंग से समझ पाइएगा नहीं। तो हाथी गुफा से कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी मिलता है। आएगा, जूनागढ़ी अभिलेख जिसको गिरनार कहा जाता है, यह इसके बारे में रुद्रदामक शासक की जानकारी मिलता है, जो शक शासक। कौन सा शासक कहलाते हैं, शक शासक में आते हैं। आइएगा, फिर नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र सतकर्णी की जानकारी मिलता है, उसे जुड़ा हुआ शासक है। फिर प्रयाग प्रशस्ति, ये तो प्रश्न हजारों बार पूछ चुका है, आपसे जो भी सीनियर पढ़ने वालों से पूछ लीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से कौन सा शासक जुड़े हुए हैं, तो समुद्रगुप्त। यह प्रश्न एकदम भिविया याद रखिएगा, ठीक ना, ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, ठीक ना। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से कौन सा शासक जुड़े हुए हैं, तो समुद्रगुप्त। क्या बोलेंगे, समुद्रगुप्त। उसके बाद एहोल प्रशस्ति से आपका पुलकेशिन द्वितीय। तो इस तरह से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का प्रयास किए हैं। और हम लोग क्या क्या पढ़े कि आप वेद को और आसान करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद की रचना किया गया। फिर उसके बाद पुराण के बारे में जाने। फिर उसके बाद भारत में भ्रमण कर रहे हैं बहुत सारे विदेशी यात्री होंगे, उन्होंने भी अपने पुस्तक के माध्यम से भारत के इतिहास की जानकारी दिए हैं। उसमें हम लोग मेगास्थनीज के पढ़े, जो इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। फहियान के बारे में पढ़े, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। फिर हेवेन सांग के बारे में पढ़े, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। उसके बाद अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़े। और आपको हम इतना गारंटी देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये सब धीरे धीरे बाद में स्टार्ट कीजिएगा। मैथ और रीजनिंग को पहले जीके जीएस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यह एक अथाह सागर है। तो हम आपको इतना गारंटी देते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी अभी फिलहाल। और आपको जीके जीएस का प्रश्न छूटने का नाम लेगा नहीं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए। क्यों? क्योंकि हर एक लेवल की तैयारी करवा दी जाएगी। साथ में जो रात में हम लाइव आएंगे, शाम में जो लाइव आएंगे, उसके माध्यम से आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। और साथ में क्या किया जाएगा,
तो आपको टॉपिक बता के क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 गो ऑप्शन दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब का कि आपके दिमाग से हर एक क्वेश्चन हमेशा गुजरते रहेगा, ताकि आप अप टू डेट रहें। ऐसा ना कि पढ़ के भूल जाएं, आपको हम हमेशा अप टू डेट रखेंगे, ताकि आप आराम से हर चीज़ को दिमाग में रखें। और आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि हम आप लोगों को पढ़ने के लिए माइक ले लिए हैं, और कल ही यह माइक आया है। इसके माध्यम से, इस माइक की वजह से शायद आपको और मेरा आवाज़ जो है अच्छी तरह से सुनाई पड़े। इसी बात के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।